सोनाक्षी एक बहुत ही गरीब औरत थी। परिवार में उसका विकलांग पति गज्जू था। सोनाक्षी अपने घर से काफी दूर माला नाम की एक अमीर औरत के बंगले में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी। माला दिल की बहुत अच्छी थी। वह हमेशा ही सोनाक्षी की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन वह सोनाक्षी से बोलती है। सोनाक्षी, तेरे घर में सब ठीक है? हाँ मालकिन, सब ठीक है। अच्छा सुन सोनाक्षी, घर पर पेंट का काम होने वाला है, तो इसलिए मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के यहाँ जा रही हूँ। वहीं पर रहूंगी, तब तक तुम छुट्टी पर रहना। छुट्टी? पर मालकिन, इसमें तो मेरे पैसे कट जाएंगे ना। आप कितने दिनों में आ जाइएगा? ये तो काम खत्म होने पर निर्भर करता है। जब काम खत्म होगा तभी मैं आ पाऊंगी। अब आसपास कोई है भी तो नहीं ना जहाँ पर रहने चली जाऊँ। मालकिन, आपको बुरा न लगे तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो सोनाक्षी, क्या हुआ? मालकिन, आप मेरे घर रुक जाइए। मालिक तो वैसे भी किसी काम से बाहर गए हैं, तो आप मेरे घर रुक जाइए। मैं आपकी पूरी सेवा करूंगी। आपको किसी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। साथ जब घर में सब लोग रहते हैं तो रंग रौनक सफाई सब कुछ रहती है। आप मेरी मेहमान बन के आ जाइए। अच्छा ऐसी बात है क्या? चल ठीक है, ये बात भी सही बोल रही है। तेरे घर रहूंगी तो मजदूरों पर नजर भी रख लूंगी कि काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं कुछ दिनों के लिए तेरे घर पर मेहमान बनकर आ जाती हूँ रहने के लिए। अच्छा ठीक है मालकिन, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोनाक्षी वहां से चल देती है। काफी देर चलने के बाद सोनाक्षी अपने घर पहुंच जाती है। तभी गज्जू सोनाक्षी से बोलता है। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान लग रही हो। वो मैंने ना अपनी मालकिन को अपने घर मेहमान बनकर बुलाया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ठीक किया है कि गलत किया है। इतना कहकर सोनाक्षी माला की कही सारी बातें गज्जू को बताती है, जिस पर गज्जू बोलता है। तुम चिंता मत करो, आने दो मालकिन को। हमसे जितना हो पाएगा हम उतना करेंगे। तुम्हारी तरफ से तुमने जो किया ना वो सही किया है। तुम अब चिंता मत करो। चिंता करने से क्या ही फायदा होगा। अब जब वो आने के लिए राजी हो चुकी है तो फिर इतना सोचना क्यों। संभाल लेंगे मिलके सब कुछ। ऐसे ही 2 दिन बाद माला अपना सामान लेकर कुछ दिनों के लिए सोनाक्षी के घर मेहमान बनकर आ जाती है। सोनाक्षी जल्दी से मटके का एक ग्लास पानी निकालकर माला को पीने के लिए देती है और बोलती है। मालकिन, घर पर फ्रिज नहीं है, तो आप क्या मटके का पानी पी लेंगी? मैंने अपने पति को बर्फ लाने के लिए भेजा हुआ है। फिर आपको मैं ठंडा पानी पिला दूंगी। जब तक आप यही पानी पी ले अपनी प्यास बुझाने के लिए। अरे ये पानी तो फ्रिज के पानी से भी बहुत अच्छा है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ भी घर पर हमेशा मटका रखा करती थी और मैं मटके का ही पानी पीती थी। इसका स्वाद मुझे बहुत पसंद है। तुम अपने पति को फोन करो और बोलो कि पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मालकिन, मेरे पति के पास फोन नहीं है। हमारी इतनी हैसियत ही कहाँ है कि जो हम फोन ले सके। अभी जो कमाती हूँ उससे तो बड़ी मुश्किल से घर चलता है। सोनाक्षी की बात सुनकर माला बहुत हैरान हो जाती है और अपने मन में सोचती है। हे भगवान, एक मैं हूँ जिसके पास कितनी सारी सुख सुविधा है और एक सोनाक्षी है जिसके पास आज के समय में एक छोटा सा फोन तक नहीं है। जहाँ आज बच्चा फोन के बिना नहीं रह सकता, वह आज भी बिना फोन के अपने दिन कैसे गुजार रही है। माला इतना सोच ही रही होती है कि तभी सोनाक्षी का पति बैसाखी के सहारे चलता हुआ आता है। गज्जू माला को नमस्ते बोलता है और अपनी पत्नी को एक पन्नी में लाया हुआ कुछ सामान देता है। तभी माला बोलती है। ये पन्नी में क्या है सोनाक्षी? कुछ नहीं मालकिन, बस थोड़ा सा पनीर है और मटर है और सलाद का सामान है। आपको बिना सलाद के खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए। सोनाक्षी, तुम इतना सब कुछ क्यों कर रही हो? जो तुम खाती हो वो मैं खा लूंगी। अरे मैं भी तो इंसान हूँ। जरूरी थोड़ी ना है कि हर दिन मुझे 56 भोग ही मिले। मालकिन, ये तो आपका बड़प्पन है। फिर भी आप हमारे मेहमान हैं और आपकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। अच्छा गज्जू, तुम क्या काम करते हो? क्योंकि तुम्हारा पैर तो। मालकिन, मजदूरी का काम कर लेता हूँ। थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं और धीरे धीरे करके काम करते करते आदत पड़ चुकी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती काम करने में। और मालकिन, सारी जिम्मेदारी मैं अपनी पत्नी के ऊपर छोड़ दूंगा। ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना। भगवान ने एक पाँव छीन लिया, लेकिन हौसला तो है ना बीबी। गज्जू की बातें सुनकर माला को बहुत अच्छा लगता है। कुछ देर बाद सोनाक्षी चूल्हा जलाती है और गर्मा गर्म खाना पकाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। करीबन 1 हफ्ता बीत जाता है।
जैसे तैसे करके सोनाक्षी और गज्जू माला की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, पर अब उनके पास माला की अच्छी सेवा करने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। ऐसे ही सोनाक्षी घर के सभी डब्बे खोल कर देखती है और गज्जू से बोलती है। सुनिए जी, घर पर तो अब कुछ है ही नहीं, आज मैं मालकिन को क्या खिलाऊं? तुम थोड़ी देर रुको, मैं देखता हूँ, घर में कुछ ना कुछ तो होगा ही। कुछ भी नहीं है, बस रात का थोड़ा सा भात बचा हुआ है और दूध बचा हुआ है। अच्छा अच्छा, समझ गया। आप एक काम कीजिए, आप मुझे दुकान से थोड़ी सी चीनी ला के दे दीजिए, मैं मालकिन के लिए नया कुछ बना देती हूँ और अपने खाने के लिए हम बाद में देख लेंगे। सोनाक्षी की बात सुनकर गज्जू वहां से चला जाता है और पास के किराने की दुकान से सोनाक्षी को थोड़ी सी चीनी लाकर दे देता है। सोनाक्षी भात और दूध को चूल्हे पर पकाने के लिए चढ़ा देती है, जिसके बाद वह उसमें चीनी मिलाकर बढ़िया सी खीर बना देती है। कुछ देर बाद माला घर के अंदर आ जाती है और सोनाक्षी माला को गर्मा गर्म खीर थाल में परोस कर देती है और माला खीर चख कर बोलती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट है ये खीर। तुम दोनों क्यों नहीं खा रहे हो? चलो बैठो, तुम भी खाओ। मालकिन वो क्या है ना, मुझे ना बहुत तेज भूख लग गई और हम लोग साथ में खाना खाते हैं, तो हमने साथ में खाना खा लिया और आपके लिए खाना रख दिया है, तो आप ये खा लीजिए ना, हम खा चुके हैं। अच्छा, सच में खा लिया ना? हाँ हाँ मालकिन, हमने खा लिया है, आप आराम से खाइए, चिंता मत कीजिए। माला पेट भर गर्मा गर्म खीर खाती है और कुछ देर आराम करने के लिए लेट जाती है। गज्जू और सोनाक्षी बाहर पेड़ के नीचे बिछी हुई खाट पर बैठ जाते हैं और गज्जू बोलता है। माफ करना, आज कहीं से भी कुछ नहीं मिला और तुम खाना नहीं खा पाई मेरे कारण। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने भी तो खाना नहीं खाया है। अरे हम गरीब का क्या है, हमें तो भूखे रहने की आदत है, पर मालकिन तो मालकिन होती है ना, उन्हें हर दिन नए नए पकवान मिलते हैं। गरीबों के घर में अमीर मेहमान बनकर आई हैं, उनका पेट भरना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है और हमारा फर्ज बनता है। सोनाक्षी और गज्जू आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन दोनों की बातें चुपके से माला सुन लेती है। उनकी बातें सुनकर माला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह खुद से बोलती है। सोनाक्षी और गज्जू कितने अच्छे हैं, दोनों ने खुद अन्न का एक दाना तक नहीं खाया, लेकिन मेरा पेट भर दिया। मेहमानों की इतनी इज्जत कौन करता है? इन्होंने तो मुझे अपने से भी बढ़कर प्यार दिया है। जहाँ आज के समय में लोग एक दूसरे को पैसों के तराजू में तोलते रहते हैं, वहाँ इन दोनों के दिल में मेरे लिए कितना प्यार और कितनी इज्जत है। जैसे तैसे दिन गुजर जाते हैं। माला के घर का काम अब पूरा हो चुका था, इसीलिए माला अपने घर जाने की तैयारी करती है। तभी गज्जू और सोनाक्षी एक सूती साड़ी लिए हुए माला के पास आते हैं और उसे देते हुए बोलते हैं। मालकिन, ये हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, आप इसे मना मत कीजिएगा। ये हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए ना, आपको पसंद है क्या? ये तो बहुत सुंदर है, कितना मुलायम और प्यारा कपड़ा है, इसका रंग और भी बहुत सुंदर लग रहा है। लेकिन तुम दोनों ये साड़ी क्यों लेकर आए हो? मालकिन, आप हमारे घर मेहमान हैं और वो कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो अतिथि को हमें खुश करके भेजना चाहिए। हमने जितनी सेवा की है उतना ही हमें पुण्य भी तो मिलना चाहिए ना, इसलिए जाते हुए आपको भेंट देना हमारा फर्ज बनता है और ये साड़ी आप ले लीजिए। सोनाक्षी की बातें सुनकर माला उसे गले लगा लेती है और बोलती है। बस करो अब, और कितना मुझे अपना आभारी बनाओगे? जब से मैं इस घर में आई हूँ तुमने एक मिनट भी चैन की सांस नहीं लिया। तुम पति पत्नी कितना सह रहे हो, लेकिन फिर भी कितने खुश हो, और तुमने अपने माथे पर सिकन तक नहीं आने दी कि मेरे आने से तुम्हें कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है। मैं सब जानती हूँ कि तुम दोनों खुद भूखे रहते थे और मुझे खाना खिलाते थे, मुझे किसी भी चीज की कमी ना हो, इसलिए तुमने अपनी जरूरतों को मार दिया। मैं तुम लोगों का ये प्यार और अपनापन देखकर सच में बहुत खुश हूँ। अब से तुम लोगों को यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर ही रहोगे और काम भी करोगे। आज से तुम मेरी छोटी बहन हो सोनाक्षी। माला की बातें सुनकर सोनाक्षी और गज्जू बहुत खुश हो जाते हैं। माला उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जिसके बाद माला सोनाक्षी को पास के स्कूल में खाना बनाने की नौकरी दिलवा देती है। साथ ही गज्जू को भी एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलवा देती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर कमाने लगते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। तुलसी मायके से भी गरीब परिवार से थी और उसकी शादी भी गरीब परिवार में ही हुई थी, लेकिन तुलसी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वो
अपने ससुराल वालों के साथ बहुत खुश थी, लेकिन उसकी चाची सुशीला, जो कि बहुत अमीर थी, वो जब भी तुलसी के घर आती तो किसी न किसी बहाने से उसकी गरीबी के चलते उसे और उसके ससुराल वालों को नीचा दिखाने की कोशिश करती। एक दिन तुलसी अपने सभी घर वालों के साथ हॉल में बैठकर खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची सुशीला अपने ड्राइवर के साथ उनके घर पहुंचती है और देखती है कि सभी अपनी थाली में सूखे चावल और प्याज लेकर बैठे हैं। तभी वो कहती है, ओह माय गॉड, तुम लोग ये क्या खा रहे हो? इस तरह का खाना तो हमारे घर के नौकर भी नहीं खाते। तुम लोग कैसे खा रहे हो? ये भी कोई खाने की चीज है? ये कौन है जो हमारे घर में खड़ी होकर हमारी बेइज्जती कर रही है? हम तो इन्हें नहीं जानते हैं। बहू, तू जानती है क्या इस औरत को? वो माँ जी, ये मेरी चाची जी हैं। हमारी शादी के समय ये शहर में नहीं थी, शायद इसलिए आज हमसे मिलने आई हैं। लेकिन बहू, ये तो मुझे बहुत घमंडी लग रही है। इसको किस बात का इतना घमंड है? और किस बात का घमंड होगा माँ जी पैसों को छोड़कर? मेरी चाची जी बहुत पैसे वाली हैं, बहुत अमीर हैं, लेकिन साथ में घमंडी भी हैं। इसलिए माँ और पिताजी ने इन्हें मेरी शादी में नहीं बुलाया था। सभी लोग सुशीला को देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। कोई भी उसकी बातों का जवाब नहीं देता, जिस पर सुशीला को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए तुलसी से कहती है, तुलसी, ये क्या हो रहा है? कोई मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? यहाँ सभी आपस में बात करने में लगे हुए हैं, जैसे किसी को मैं दिखाई ही नहीं दे रही हूँ। लगता है मेरा यहाँ आना तुझे और तेरे ससुराल वालों को अच्छा नहीं लगा। नहीं नहीं चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि मेरे ससुराल वाले आपको जानते नहीं हैं, और मैं भी अचानक से आपको यहाँ देखकर थोड़ा चौंक गई थी। और कोई बात नहीं है, आप अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, मैं तो बस यहाँ तुमसे और तुम्हारे ससुराल वालों से मिलने आई थी। लेकिन यहाँ तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों के साथ सूखे चावल और प्याज खाते देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि तुम्हारा सिर्फ घर बदला है, हालात नहीं। शादी से पहले भी तेरी हालत गरीबों वाली थी, शादी के बाद भी तेरा यही हाल है। पर तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। सुशीला इतना कहकर अपने ड्राइवर को गाड़ी में रखी फलों की टोकरी लाने को कहती है, जिसे सुनकर ड्राइवर भागते हुए गाड़ी के पास जाता है और उसमें से फलों से भरी टोकरी को लेकर घर के अंदर आता है। तभी सुशीला फलों की टोकरी को उसकी सास गायत्री के हाथों में रखते हुए कहती है, मेरा नाम सुशीला है और मैं आपकी गरीब बहू की अमीर चाची हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे होते हुए आपको ये सूखे चावल और प्याज खाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे यहाँ बहुत घुटन हो रही है। सुशीला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपने ससुराल वालों की इंसल्ट होती देखकर तुलसी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। समय बीतता है। तभी एक दिन तुलसी अपनी सास के पैर दबा रही थी। तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसके घर में फर्नीचर का सामान जैसे डाइनिंग टेबल, बेड, पंखा लेकर उसके घर आते हैं। तभी उसका पति पुनीत भी अपने ऑफिस से घर पहुंचता है और अपने घर में इतना सामान आते देखकर उन लोगों से कहता है, अरे ये सब क्या हो रहा है? इतना सारा सामान किसने मंगवाया है? देखिए भाई साहब, आप ये सारा सामान गलत घर में लेकर आ गए हैं। हमारी हैसियत नहीं है इतना सारा सामान मंगवाने की। आप इसे वापस ले जाइए। जी नहीं, हम बिल्कुल सही एड्रेस पर आए हैं। हमें यही का एड्रेस दिया गया था सामान डिलीवर करने के लिए। ये क्या मजाक है? जब हमने बोला कि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं हैं कि हम ये सामान खरीद सके, तो फिर आपको समझ में नहीं आ रहा? आपको इस सामान की कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, सारी पेमेंट तो हो चुकी है। क्या? किसने किया पेमेंट? हाँ बताइए ना भैया, किसने करी पेमेंट इन सारे सामानों की? तुलसी और पुनीत उस आदमी से बहस कर रहे थे। तभी उसकी चाची सुशीला वहाँ आती है और हंसते हुए कहती है, इन सभी सामान की पेमेंट मैंने करी है। वो क्या है ना कि उस दिन तुझे जमीन पर बैठे देख मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने ये तेरे लिए किया। माना ये तेरा ससुराल है, लेकिन मैं तेरी अमीर चाची हूँ, तो तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। देखिए चाची जी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हैं ठीक है, खुश हैं। अब सामान आप वापस ले जाइए। तुम होते कौन हो मेरी बेइज्जती करने वाले? मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया है। और आपको किसने हक दिया चाची जी कि आप मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती करें अपनी अमीरी का रौब दिखाकर? तुलसी की बातें सुनकर उसकी चाची बहुत चिढ़ जाती है और वो गुस्से में उन्हें बहुत सुनाती है। तभी तुलसी भी उनके लाए हुए सारे सामानों को उनके साथ रवाना कर देती है। ये सारा तमाशा तुलसी के मोहल्ले वाले देख रहे थे।
थोड़ी देर बाद सुशीला अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी पड़ोसन कांता गायत्री से कहती है, गायत्री, तेरी गरीब बहू की अमीर चाची तो लगता है कुछ ज्यादा ही अमीर है, तभी तो एक झटके में इतना सारा सामान खरीद लाई। लेकिन तेरी बहू मूर्ख है जो इसने सब वापस कर दिया। खुद तो गरीब घर से आई, कुछ लेकर नहीं आई, और जब मिल रहा है तो ठुकरा रही है। कुछ समझा अपनी बहू को। तुलसी ने बिल्कुल सही किया है। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भिखारी नहीं है जो किसी से भी भीख ले लें। तेरी बहू के साथ साथ तेरा बेटा भी पागल हो गया है जो घर आई लक्ष्मी को ठुकरा रहा है। तू इसे समझाती क्यों नहीं है? समझने की जरूरत तुझे है, मेरे बेटे और बहू को नहीं। वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यहाँ तो पूरा घर ही पागल है। मरो इसी गरीबी में, तुम लोग हो ही इसी लायक। कांता इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन तुलसी की अमीर चाची उसे उसकी गरीबी के चलते नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन सुशीला गेस्ट के तौर पर कंपनी के उद्घाटन समारोह में जाती है, जहां वो पुनीत को ड्राइवर के कपड़ों में दिखती है, जिसे देखकर वो कंपनी के मालिक से कहती है, शर्मा जी, ये ड्राइवर के कपड़ों में जो आदमी खड़ा है ये आपका ड्राइवर है क्या? जी हाँ मैडम, ये मेरा ड्राइवर है। क्या हुआ, आप इसे जानती हैं क्या? हाँ, वो क्या है ना कि इत्तेफाक से ये मेरी बेटी का पति है, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। एक नंबर का घमंडी और सरफिरा इंसान है। मैं तो कहती हूँ आप इसे अभी नौकरी से निकाल दीजिए। आप ये क्या कर रही हैं? इस तरह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं तो अपना घर भी नहीं चला पाऊंगा। तुमने अपने परिवार से मुझे बेइज्जत करके निकाला था ना, अब इसका बदला मैं तुम्हारी नौकरी छीन कर लूंगी। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अमीर होने की ताकत। देखिए शर्मा जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी कंपनी का उद्घाटन करूं, तो आपको इसे नौकरी से निकालना होगा, वरना मैं जा रही हूं। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं अभी से नौकरी से निकाल देता हूँ। पुनीत का मालिक इतना कहकर उसी टाइम उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद वो निराश मन से घर लौट आता है और अपनी माँ और पत्नी को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर गायत्री अपना सर पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाती है और कहती है, बेटा, हमारी गरीब बहू की अमीर चाची ने तो हमारा जीना हराम करके रखा है। अभी तक तो अमीरी का रौब झाड़ती थी, लेकिन अब तो मेरी बेटे की नौकरी भी छीन ली। अब घर कैसे चलेगा? अपनी सास की बात सुनकर तुलसी को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे अपनी चाची के घर जाती है और उन्हें सुनाते हुए कहती है, चाची जी, ऐसे पैसों का क्या करेंगी जो किसी को दुखी करके मिले? आपके पास पैसों के सिवा और है ही क्या? आपने अपनी इस अमीरी के घमंड में सब खो दिया है। पहले चाचा जी चले गए, उसके बाद आपके बच्चे, और आज आपने मुझे भी खो दिया। ध्यान से देखिए अपने आसपास, पैसों के सिवा आपके पास अपना कहने वाला और कोई नहीं है। तुलसी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसकी बातें सुनकर सुशीला को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुलसी के घर जाकर उसके घर वालों से माफी मांगती है। साथ ही पुनीत को उसकी खोई हुई नौकरी भी वापस दिलवाती है। रजनी एक गरीब लड़की थी, वहीं दूसरी तरफ यश एक अमीर लड़का था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने के बाद भी एक दूसरे से नहीं मिले थे, क्योंकि रजनी कॉलेज के सेकंड ईयर में थी और यश फाइनल ईयर में। इत्तेफाक से दोनों का एग्जाम सेंटर एक ही पड़ जाता है। जहां एक तरफ अपना एग्जाम सेंटर देखकर यश खुश था, वहीं दूसरी तरफ रजनी परेशान थी। रजनी हाथों में फोन लिए बार बार एग्जाम सेंटर की लोकेशन चेक कर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड कनिका वहां आती है और कहती है, रजनी, तूने अपना एग्जाम सेंटर देखा? कितनी दूर है यार, अब तो कैसे जाएगी? इतनी दूर तेरे पास तो पैसे भी नहीं रहते। कॉलेज तो तू पैदल ही आती है, लेकिन इतनी दूर एग्जाम सेंटर पैदल कैसे जाएगी? वही तो मैं भी सोच रही हूँ यार, पिताजी को भी छुट्टी करने के लिए नहीं बोल सकती, उनकी एक दिन की दिहाड़ी कट जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो मुझे पढ़ा रहे हैं ताकि जल्दी से मेरा कॉलेज पूरा हो जाए और मैं उनकी मदद कर पाऊँ। एक काम क्यों नहीं करती तू? टाइम से निकल और बस से चली जा। वैसे भी लड़कियों के लिए तो बस फ्री है ना, तेरी टेंशन खत्म। नहीं यार, एग्जाम सेंटर बहुत अंदर है, वहाँ सिर्फ अपनी सवारी से ही जा सकते हैं या तो पैदल जा सकते हैं। अपनी सवारी तो मेरे पास है नहीं, तो मैं पैदल ही जाऊंगी। पैदल से अच्छा है कि जहाँ तक बस से जा रही है वहाँ तक चली जा। पूरा रास्ता पैदल जाने से तो अच्छा ही है। हाँ यार, अब तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। चल अब घर चलती हूँ, पिताजी के आने का भी समय हो गया है, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। रजनी इतना कहकर अपने घर चली जाती है और रसोई में खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद उसके पिता गोपाल काम से घर लौटते हैं तो देखते हैं कि रजनी लैंप जलाकर खाना बनाते हुए हाथों में किताब लिए पढ़ रही है।
जिसे देखकर गोपाल कहता है, अरे बिटिया, ये क्या कर रही है? पहले आराम से बैठकर खाना बना ले या थोड़ी पढ़ाई कर ले। एक साथ दो दो काम कर रही है तू। तुझे कहा है ना मैंने कि कोई भी काम शांति से करनी चाहिए। अब आधा दिमाग तेरा पढ़ाई में है और आधा खाना बनाने में। पिताजी, वो ना लैंप में मिट्टी का तेल कम है, ज्यादा देर तक रोशनी नहीं रहेगी और काम दोनों जरूरी है, इसलिए मैं पढ़ाई और खाना दोनों एक साथ ही कर रही थी। 2 दिन बाद मेरे एग्जाम चालू हैं पिताजी। अच्छा अच्छा, हाँ, मैं तो भूल ही गया था बेटा कि तेरे तो पेपर आने वाले हैं। तू ये लैंप ले जाकर आराम से चारपाई पे बैठकर पढ़ाई कर। मैं मोबाइल की टॉर्च जलाकर खाना बना लूंगा। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है बिटिया। अपने पिता की बात सुनकर रजनी लैंप और अपनी किताब लेकर वहाँ से चली जाती है और कमरे में बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। एक तरफ गरीब रजनी इतनी गर्मी में बिना लाइट पंखे के एग्जाम की तैयारी में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ यश अपने एसी वाले कमरे में आराम से बैठा एग्जाम की तैयारी कर रहा था। समय बीतता है और दोनों के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन रजनी बस के इंतजार में बस स्टैंड पर खड़ी बस का वेट कर रही थी कि तभी उसके पास कनिका की कॉल आती है और वो कहती है, तेरा एग्जाम का टाइम हो रहा है, कहाँ है तू? एग्जाम सेंटर जाने के लिए निकली है या नहीं? यार निकल तो गई हूँ, लेकिन बस ही नहीं आ रही और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो मैं इतना किराया लगा सकूं। मैं समझती हूँ तेरी मजबूरी। एक काम कर, तू धीरे धीरे पैदल ही निकल जा, वरना देर हो जाएगी। बात तो तू सही कह रही है, यहाँ खड़े होकर तो रास्ता कटेगा नहीं, थोड़ा आगे चलकर ही देख लूं, बस शायद मिल जाए। तू फोन रख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। रजनी इतना कहकर फोन रख देती है और तेज धूप में हाथों में किताब लिए रोड पर जल्दी जल्दी चलना शुरू कर देती है। तभी यश अपनी बड़ी सी गाड़ी उसके करीब से लेकर जाता है, जिसमें रजनी का दुपट्टा फंसकर फट जाता है, लेकिन वो गाड़ी नहीं रोकता। तभी रजनी गुस्से में जमीन से पत्थर उठाकर उसकी गाड़ी पर फेंक कर मारते हुए कहती है, कौन अंधा है जिसे सड़क पर चलते लोग भी नहीं दिखाई दे रहे हैं? इन अमीरों ने तो गरीबों को नुकसान पहुंचाने और उन्हें तकलीफ देने का ठेका ही दे रखा है। गाड़ी रोकता तब बताती मैं इसको। गाड़ी के घमंड में मेरा दुपट्टा ही खराब कर दिया। रजनी इतना कहकर जैसे तैसे करके एग्जाम सेंटर पहुंचती है और अपना पहला एग्जाम देती है। थोड़ी देर बाद जब वो एग्जाम देकर घर जाने के लिए निकलती है, तभी उसकी नजर एक गाड़ी पर जाती है, जिसमें उसका दुपट्टा फंसकर फट गया था। यश अपनी गाड़ी में बैठकर निकलने ही वाला था कि तभी रजनी उसका कॉलर पकड़ते हुए कहती है, सड़क पर चल रहे हैं हम गरीब लोग, तुम्हें दिखाई नहीं देते क्या? तुम्हारी वजह से मेरा दुपट्टा फट गया। एक तो गलती करते हो, ऊपर से भागते भी हो। देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक पल के लिए मुझे लगा था कि कोई कुछ कह रहा है, लेकिन मेरा एग्जाम टाइम हो गया था तो मैं जल्दी में था, इसलिए गाड़ी नहीं रोकी। क्या बात है, आज पहली बार किसी अमीरजादे को एग्जाम के लिए इतना सीरियस देख रही हूँ। सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन अच्छा लगा कि आज किसी अमीर ने एक गरीब को सॉरी बोला। अरे मेरे मन में कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, मुझे इन चीजों से क्या फर्क पड़ना है। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। तुम कौन से कॉलेज में पढ़ती हो? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेरा नाम रजनी है, मैं खालसा कॉलेज से हूँ, 2nd ईयर। क्या बात कर रही हो? मैं भी वहीं से हूँ, लेकिन फाइनल ईयर में। मेरा नाम यश है। बताओ, एक ही कॉलेज में होने के बाद हम यहाँ एग्जाम सेंटर के बाहर मिल रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, फिर मुलाकात होगी, अब मैं चलता हूँ। यश इतना कहकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद रजनी भी अपने घर आ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन रजनी एक कमरे की खिड़की के बाहर खड़ी, जहाँ उसके बगल वाले एग्जाम के सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी, वहीं पर नोट्स लिख रही थी। तभी यश वहाँ आता है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, अरे रजनी, तुम यहाँ खिड़की पर खड़ी होकर नोट्स क्यों लिख रही हो? क्लास में जाओ ना, अगर तुम्हें नोट्स ही लिखना है तो। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती। इस क्लास की फीस बहुत ज्यादा है, जो कि मेरी औकात से बाहर है, इसलिए मैं बाहर से ही क्लास ले रही हूँ। वैसे भी जरूरत तो क्लास लेने की है ना, फिर चाहे वो मैं इसी रूम में बैठ कर लूँ या धूप में खिड़की के पास खड़ी होकर। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो वैसे कि इस रूम के बगल वाले रूम में नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन चल रही है मेरी। और वैसे भी ये ट्यूशन यहाँ का बेस्ट ट्यूशन सेंटर है।
जानती हूँ इसलिए आई हूँ, क्योंकि मैं यही 2 गली छोड़कर रहती हूँ। अरे तुम फोन से पढ़ाई क्यों नहीं करती हो? आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, सबकी क्लासेस ऑनलाइन ही हो जाती है। मैं भी अगर ट्यूशन नहीं ले पाता ना तो ऑनलाइन ही तो पढ़ता हूँ। तुम अमीर हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते। जितने का एंड्रॉइड फोन आएगा उतने में तो हमारे पता नहीं कितने काम निपट जाएंगे। रजनी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद यश अमीर वर्सेस गरीब के एग्जाम के बारे में सोचता हुआ अपने आप से कहता है, कितना फर्क है गरीब और अमीर के एग्जाम में। अरे हमारे पास तो एग्जाम पास करने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए कितनी चीजें अवेलेबल है, लेकिन गरीब लोगों के पास, उनके पास कुछ भी नहीं। फिर भी पढ़ाई में वो हमसे कई गुना ज्यादा अच्छे होते हैं। रियली एग्जाम तो ये लोग देते हैं लाइफ की हर चीज में। यश इतना कहकर अपनी क्लास में चला जाता है। समय बीतता है। समय के साथ जैसे तैसे करके दोनों के सभी एग्जाम सफलता पूर्वक होते हैं। समय के बाद रिजल्ट आने पर दोनों को पता चलता है कि दोनों पास हो गए, जिसके बाद यश अपनी 3rd ईयर की सारी बुक्स और एक एंड्रॉइड फोन लेकर रजनी के घर जाता है और उसे देते हुए कहता है, सुनो, ये 3rd ईयर की बुक्स और कुछ नोट्स है जो कि तुम्हें फाइनल ईयर के एग्जाम में मदद करेगी। और ये पकड़ो, ये एंड्रॉइड फोन है, इसमें मैंने सारी ऑनलाइन क्लासेस के सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं। अगर तुम ट्यूशन ना जा पाओ तो इस फोन में से पढ़ लेना, आजकल यही सब कुछ है। अच्छा ठीक है, फिर मैं यार शहर छोड़कर जा रहा हूँ, वो भी हमेशा के लिए। दोस्त समझकर ये सारी चीजें ले लो मुझसे, मुझे अच्छा लगेगा। यश की बात सुनकर रजनी उसकी दी हुई चीजें लेने से मना नहीं कर पाती और उसके हाथों से सारा सामान ले लेती है, जिसके बाद यश वहाँ से चला जाता है और पहली बार किसी अमीर की वजह से किसी गरीब का भला होता है। क्या लगता है दोस्तों, क्या यश ने जो किया वो सही किया? क्या सच में रजनी को उसकी दी हुई किताबें लेनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए।